दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को क्यों, कैसे और किसने मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर प्रांतवाद की हम बात करें तो वो भारत के हर एक राज्य में हमें कम ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। मैं पर्सनली प्रांतवाद को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात अवश्य है कि भारत के हर एक राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग संस्कृति है, जिसकी रक्षा होनी ही चाहिए। पर जब बात भारत की आती है तो हम सभी भारतीय हैं और एक भारतीय होने के नाते हमें एक होना चाहिए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो भेदभाव की भावना है वो केवल प्रांतवाद की वजह से नहीं है। उसमें उनके जो चेहरे की बनावट है, जो लुक्स है, उस वजह से भी कुछ लोग उनके साथ में भेदभाव करते हैं। पर देखिए, ज़्यादातर लगभग सभी भारतीय नॉर्थ ईस्ट से उतना ही प्रेम करते हैं। और जो कुछ चुनिंदा लोगों के मन में नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक भेदभाव की भावना है, उसके पीछे भी मुख्य कारण एक तो बॉलीवुड है और दूसरा है मीडिया। मीडिया की बात करें तो देखिए, मीडिया ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट को अपने प्राइम टाइम में या ब्रेकिंग न्यूज़ में या जो मुख्य न्यूज़ वगैरह मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, उसमें कभी भी हमारे भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने नॉर्थ ईस्ट को जगह नहीं दी है। खासतौर पर 2014 से पहले आप देख लीजिए, आपको नॉर्थ ईस्ट कहीं पर दिखाई ही नहीं देगा। कब वहाँ पर इलेक्शन होते थे, कब इलेक्शन पूरे हो जाते थे, क्या होता था क्या नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता था। अभी थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ हम देख पा रहे हैं मीडिया में, पर अभी भी उतना नॉर्थ ईस्ट को अभी भी भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया महत्व नहीं देती है। और बॉलीवुड के बारे में तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के साथ में किसी ने भेदभाव किया है तो वो इसी बॉलीवुड ने किया है। और अब यही लोग भारत को रेसिस्ट होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वाओ, ये कितना हास्यास्पद है। आप देखिए दोस्तों, मेरे मत में कुछ ऐसी गिनी चुनी चुनिंदा घटनाओं को लेकर निगेटिविटी फैलाने की अपेक्षा बॉलीवुड को हमारे नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों को बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की फिल्मों में मुख्य भूमिका में लेना चाहिए और ये देश उन फिल्मों का स्वागत करेगा। मैं विश्वास से कहता हूँ। अब देखिए ना, सोनम वांगचुक जी या फिर जामयांग त्सेरिंग नामग्याल जी, उनको देश ने किस प्रकार से प्रेम दिया। जब जामयांग जी ने धारा 370 हटाए जाने के बाद में संसद में जो संबोधन दिया था, उस भाषण को करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने बड़े ही गर्व के साथ में शेयर किया था। वे रातों रात देश ने उनको हीरो बना दिया था। उसके अलावा सोनम वांगचुक जी, उन्होंने बस एक बार कह दिया कि भाई हमें बायकॉट चाइना करना है, चाइना का बहिष्कार करना है। पूरे देश ने सोनम वांगचुक जी का साथ दिया। और यहाँ पर आप एक बात पर ध्यान दीजिए, जो लोग भारत को रेसिस्ट होने का सर्टिफिकेट देते हैं ना, वही लोग देखिए सोनम वांगचुक जी का विरोध करते हुए आपको नजर आएंगे, जामयांग नामग्याल जी का विरोध करते हुए आपको नजर आएंगे। यही लोग ये कहेंगे कि भाई ये बायकॉट चाइना से क्या होगा, ये सब फालतू की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये लोग मजाक उड़ाएंगे सोनम वांगचुक जी के बायकॉट चाइना मुहिम का। साथ में ही जामयांग नामग्याल जी का भी ये लोग विरोध करेंगे, ये उल्टा धारा 370 का सपोर्ट करेंगे। जिस धारा 370 हटाए जाने से लद्दाख का इतना फायदा हुआ, ये लोग उसी धारा 370 का सपोर्ट करेंगे और ऊपर से भारत को रेसिस्ट होने का सर्टिफिकेट देंगे। देखिए, कुछ लोग भारत को एक होने ही नहीं देना चाहते। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को एक होने ही नहीं देना चाहते, इसलिए वे बस निगेटिविटी पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशों ने हमें जात पात में बांटा, उसके बाद में झूठी आर्यन इन्वेजन थियरी लाकर उन्होंने हमें साउथ और नॉर्थ में बांटा। उसके बाद में ट्राइबल्स की रक्षा के नाम पर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को मिशनरीज और एवेंजलिस्ट के लिए खुला छोड़ दिया। और उसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बहुत तेजी से धर्मांतरण हुआ है। जैसे कि मिजोरम आप देखिए, वहाँ पर 88% ईसाई जनसंख्या है, नागालैंड में 90%, मेघालय में 75%। इसी प्रकार से दूसरे भी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। स्वतंत्रता के समय नागालैंड की ईसाई जनसंख्या 20% थी, जो आज 90% हो गई है। और जो मिशनरीज है या जो एवेंजलिस्ट है, उनको ब्रिटिशों ने ही भारत में धर्मांतरण के लिए खुली छूट दी थी। ब्रिटिशों का तो मुख्य उद्देश्य ही यही था, भारत को कन्वर्ट करना। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ब्रिटिशों ने इसके लिए पूरा अलग से डिपार्टमेंट खोल कर रखा था। बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उस पद के लिए जो चुनाव वगैरह होते थे, वहाँ पर उस चुनाव के लिए जो खड़े होते थे, वो ये चर्चा करते, उनके बीच में डिबेट करवाई जाती थी कि भाई भारत की संस्कृति को कौन जल्द से जल्द खत्म कर सकता है, कौन भारत को जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकता है। ये मैक्स मूलर वगैरह सब बैठकर अपने प्लान बताते थे भारत को कन्वर्ट करने के। मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, फेमिनिस्ट महाभारत। बस इतना आप सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको तुरंत हमारा वीडियो मिल जाएगा, या फिर इधर आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। और वो जो बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत की पोस्ट है, उसमें तथाकथित रूप से संस्कृत सीखने के नाम पर ये बस हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ते मरोड़ते थे, गलत तरीके से उनका ट्रांसलेशन करते थे, ताकि हमारे ही धर्म ग्रंथों के प्रति, हमारे ही संस्कृति के प्रति हमारी अगली जनरेशंस को भ्रमित किया जा सके, उनके मन में हमारी संस्कृति के प्रति नफरत भरी जा सके। और जो नॉर्थ ईस्ट है उसको कन्वर्ट करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो डॉक्टर वेरियर एल्विन का माना जाता है। एल्विन एक ब्रिटिश मिशनरी था।
और बाद में तथाकथित रूप से उसने हिंदुइज्म अपना लिया था, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि मैक्स मुलर के बारे में भी बताया जाता है कि वो संस्कृत से बड़ा प्रेम करता था, वेदों से बड़ा प्रेम करता था, पर सच्चाई ये है कि हमारे संस्कृत और वेदों का बहुत ही गलत तरीके से हमारे धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन करना, उसके बारे में गलत जानकारी स्प्रेड करना, इसके भी मैक्स मुलर पर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अभी जो डॉक्टर वेरेर एल्विन है, इसके और नेहरू के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। नेहरू ने एल्विन को नॉर्थ ईस्ट के ट्रैवल अफेयर्स का एडवाइजर बनाया था। इसी कारण नॉर्थ ईस्ट विकास से दूर रहा, वहाँ पर विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी कि भाई अगर नॉर्थ ईस्ट में विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का विकास होता है, तो जो ट्राइबल्स की संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। पर उनके अनुसार वहाँ पर अगर कन्वर्जन होता है तो ट्राइबल्स की संस्कृति नष्ट नहीं होगी, पर विकास से संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इससे बेतुका लॉजिक आपने कभी सुना है? अब देखिए, एल्विन ने 1940 में 13 साल की एक गरीब गौंड समाज की 13 साल की बच्ची से शादी की थी, जिसका नाम कोसी था। और उसके अगले वर्ष जब कोसी 14 वर्ष की हुई तो उसे एक बच्चा हुआ एल्विन से। 13 साल की बच्ची से केवल उसने शादी की थी और 8 वर्ष के बाद में उसने कोसी को तलाक दे दिया। उसके बाद में फिर से उसने एक लड़की से शादी की, आदिवासी समाज की गरीब लड़की से शादी की, जिसका नाम लीला था। ये सब 1940 में उसने 13 वर्ष की लड़की से शादी की थी। ये सब पता होते हुए भी स्वतंत्रता के बाद में नेहरू और एल्विन के बीच में एग्रीमेंट हुआ। नेहरू ने एल्विन को ट्रैवल अफेयर्स का वहाँ पर एडवाइज़र बनाया। इसके साथ में ही एंथ्रोपोलॉजिकल वगैरह वो एडवाइज़र भी वहाँ पर नेहरू सरकार के द्वारा उसे बनाया गया था। और इसके बाद में पिछले कुछ दशकों में नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से कन्वर्जन हुआ वो तो हमने देखा ही। ये कन्वर्जन के हालात इतने ज़्यादा गंभीर है कि देखिए, अभी पिछले वर्ष हैप्पी डेबरमा नाम के एक 9वीं कक्षा के छात्र, उसको इतना ज़्यादा पीटा गया कि इंटरनल इंजरीज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्यों पीटा गया? क्योंकि उसने वहाँ पर धर्मांतरण का विरोध किया था। ये स्कूल मैनेजमेंट पर आरोप है। उसी स्कूल में उसके ही पिछले वर्ष एक और लड़की ने आत्महत्या की थी, उसने भी इसी प्रकार से धर्मांतरण का विरोध किया था, ये आरोप है। इसके लिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जांच कमेटी वगैरह भी गठित की थी पिछले वर्ष। ये न्यूज़ मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। इतने गंभीर हालात है कन्वर्जन के वहाँ पर। और दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से ही इग्नोर किया जाता था। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सालों साल तक रखा गया था, जैसे कि बोबीगिल प्रोजेक्ट हो गया, या फिर एलएसी पर जो बॉर्डर के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था 2014 से पहले। और अक्साई चीन का उदाहरण लीजिए, जिसका प्राचीन नाम गोस्थान है। उस पर जब चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था तो नेहरू ने संसद में ये कहा था कि भाई वो तो बंजर ज़मीन है, उस पर तो घास फूस भी नहीं उगती है। इस प्रकार का बयान दिया गया था। और एलएसी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। पर 2014 के बाद में कई बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, चाहे वो रेलवे हो या रास्ते हो या वायु मार्ग हो, हर जगह पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट में विकास हुआ है। और ख़ास तौर पर जो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, उन्होंने एलएसी के क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से रास्ते हो गए, ब्रिज हो गए, इनका निर्माण किया है। जैसे कि प्रोजेक्ट विजयक हो गया, या फिर शौक नदी पर जो ब्रिज कंप्लीट किया गया। और भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बीआरओ का पूरा अलग से यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं पिछले 4-5 वर्षों में कितना तेज़ी से कैसे कैसे जगहों पर उन्होंने इन रोड्स को कंप्लीट किया है, ब्रिजेस को कंप्लीट किया है, जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर रोड बन सकते हैं। वो वीडियोस आप देखिए। मैंने चाइना पॉलिसी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इस प्रकार से एक पूरा अलग से वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिटेल में इस विषय पर चर्चा की है। वो वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इतना तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट में अभी विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे कि ढोला सारिया ब्रिज, या फिर बोबीगिल ब्रिज, या 1 लाख करोड़ के जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बोडो एकॉर्ड, जिससे दशकों पुराना जो विवाद था वो समाप्त हुआ है। इसी वर्ष जनवरी में इस बोडो एकॉर्ड को साइन किया गया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय रहा है मोदी सरकार का। दोस्तों, जो पूर्वोत्तर भारत कांग्रेस की नीतियों के कारण हमेशा से मुख्य धारा से दूर रहा है, वो पूर्वोत्तर भारत अब मुख्य धारा से जुड़ रहा है। देश के लोग अब पूर्वोत्तर भारत के नेताओं को, वहाँ के खिलाड़ियों को अपने आदर्श के रूप में उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये बदलाव आया है। तो बॉलीवुड को निगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहिए, और हमारे पूर्वोत्तर भारत के कलाकारों को मेन स्ट्रीम बड़ी बड़ी फिल्मों में मुख्य भूमिका में लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर सबसे पहले लचित बोरफुकान जी पर बॉलीवुड को फिल्म बनानी चाहिए, जिन्होंने कई बार मुगलों को हराया था। और दोस्तों, कई सारे लेफ्ट के तथाकथित हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति है वो सनातन संस्कृति से बिल्कुल ही अलग है।
उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार से वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। पर देखिए 51 शक्तिपीठों में से एक जो कामाख्या मंदिर है वो आसाम में है, जिसे कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण या फिर जो अहोम साम्राज्य है उनके द्वारा उस कामाख्या मंदिर को दोबारा बनाया गया था, वो भी सैकड़ों वर्ष पहले। तो हम सब की ये जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो एक ही है और इसी एक संस्कृति से हम सभी जुड़े हुए हैं। इसलिए इस प्रकार से जो हमें बांटने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने भी अगर पेनल्टी और रखून ये दोनों फिल्में देखी तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और साथ में ही नॉर्थ ईस्ट मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़ पाया, इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।